AVP 24 न्यूज पे वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। कृषि कानून के मध्य में भारत के प्रधानमंत्री पशु और मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित करेंगे। इसमें राज्य की 23,000 ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री किसानों से बात करके उन्हें कृषि कानून के फायदे बताएंगे। इस दौरान 35 लाख किसानों को फसल हानि की भरपाई में 1,600 करोड़ रुपए की मदद प्रदान की जाएगी। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली सीमा पर किसानों का प्रदर्शन पिछले 22 दिनों से जारी है और किसान इन कानूनों को वापस लिए जाने की अपनी मांग पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बैठक आयोजित की जा चुकी है, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए व्यापक व्यवस्था कराई गई है। इस कार्यक्रम की जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साझा की थी। संसद द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों के विरोध में आज किसानों के आंदोलन को 23 दिन हो गए हैं। किसान दिल्ली सीमा पर डटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन के विरोध में दायर याचिका पर कहा था कि आंदोलन में विरोध प्रदर्शन करने के मौलिक अधिकार को मान्यता देते हैं, इसलिए आंदोलन समाप्त करने का आदेश नहीं दे सकते। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस समस्या को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिस पर किसान मजदूर संघ कमेटी के महासचिव श्रवण सिंह पंडेर ने कहा कि कमेटी बनाना समस्या का हल नहीं है। पहले भी किसानों ने छोटी कमेटी बनाने से इनकार कर दिया था। कृषि मंत्री द्वारा लिखी गई चिट्ठी पर कहा कि देश को भ्रमित करने वाली जो चिट्ठी हमें कल लिखी गई है, उसमें कुछ नया नहीं है। नया होता तो हम उस पर टिप्पणी जरूर करते। तो वहीं दूसरी ओर किसान संघ कमेटी के दूसरे सदस्य पंजाब के दयाल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के समिति गठन करने के फैसले पर कहा कि हम कमेटी बनाने पर यकीन नहीं रखते। अगर सरकार बातचीत करके काले कानून वापस लेती है तो ठीक, नहीं तो ये मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। कृषि आंदोलन के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के कारण दिल्ली में डायवर्जन लागू किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात को लेकर कुछ एडवाइजरी जारी की है। झटीकड़ा बॉर्डर केवल 2 पहिया और पैदल यात्रियों के लिए खोला गया है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली से नोएडा की ओर जाने वाला चिल्ला बॉर्डर एक कैरेज वे यातायात के लिए खोला गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज अपने आवास से आयोजित होने वाले कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। इस दौरान वो राज्य के ग्राम्य विकास व समग्र ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह और राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला की उपस्थिति में प्रदेश में 97,663 स्वयं सहायता समूहों को उनके संगठनों के लिए करोड़ों रुपए की मदद प्रदान करेंगे। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें महिला सशक्तिकरण के लिए महिला एवं सहायता समूह महत्वपूर्ण आधार बन रहा है, जिसके तहत प्रदेश में 3,93,447 स्वयं सहायता समूहों ने करीब 45,24,640 परिवारों की मदद की है। अब तक करीब 67,000 समूह सदस्यों ने 1,28,000 स्कूल यूनिफॉर्म बनाई है, जिससे लोगों को आर्थिक मदद मिली है। इसके साथ साथ लगभग 100 करोड़ से अधिक आय हुई है। महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा 1,141 राशन की दुकानों का संचालन कर रही हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीड्स और हनीवेल सेफ स्कूल में एक कार्यक्रम में राज्य में वन्य जीव संरक्षण की रोकथाम के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का पहला प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में बनाया जाएगा। ये प्रशिक्षण संस्थान वन्य जीव संरक्षण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए आवश्यक है। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन मंत्रालय का एक अलग से गठन किया जाएगा। राज्य के आपदा की दृष्टि से संवेदनशील होने की वजह से स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों को आपदा के समय बचाव करने और सर्वाइवल करने जैसी बातों की जानकारी दी जाएगी। आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनेगा। स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने से मानसिक विकास में मदद मिलती है। मुख्यमंत्री ने आगे कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि हमें इस महामारी से बचने की आवश्यकता है और कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करके ही हम इस महामारी को
हरा सकते हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर मनु गुप्ता, वीरेंद्र मिश्रा, मुकुल सती, डीआईजी, एसडीआरएफ आदि लोग मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीति ने रफ्तार पकड़ ली है। राज्य की टीएमसी पार्टी के कई नेता सार्वजनिक मंच पर पार्टी पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। हाल ही में पार्टी के विधायक जितेंद्र तिवारी ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अब शीलभद्र दत्त ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं दूसरी ओर आज केंद्रीय गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में 2 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आज अपने सहयोगी गजेंद्र सिंह शेखावत, संजीव बलियान, अर्जुन मुंडा, मनसुख भाई मांडविया आदि के साथ राज्य में 2 दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री राजनीतिक सभा को संबोधित करेंगे। मैदानपुर जिले में एक किसान के घर भोजन करेंगे। राज्य में चुनाव के मद्देनजर गृह मंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है और पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हाल ही में हुए हमले के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल गए थे। इसी दौरान उनके काफिले पर हमला हुआ था, जिसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक बार फिर से बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को इस सिलसिले में दिल्ली बुलाया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार डीजीपी और मुख्य सचिव दोनों ने ही दिल्ली आने से इनकार कर दिया है। ममता सरकार ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते दोनों अधिकारियों को दिल्ली आने की अनुमति नहीं दी जा रही है, पर दोनों अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता करने को तैयार हैं। जिस कड़ी में आज शाम 5:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक आयोजित की जाएगी। शुक्रवार को ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के अधिकारी के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। भारत में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। आज भारत में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 22,889 मामले सामने आए हैं, जिससे भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 99 लाख को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों में इस महामारी के कारण 338 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिससे इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा लगभग 1 लाख को पार कर गया है। 31,087 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिससे इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों का आंकड़ा लगभग 95 लाख को पार कर गया है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 3,13,831 है। भारत में कोरोना महामारी के लिए वैक्सीन जल्द उपलब्ध होने की संभावना जताई जा रही है। भारत बायोटेक के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्वेच्छा से टीकाकरण करवाने के लिए वॉलेंटियर्स पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार वॉलेंटियर्स ये सोचकर नहीं आ रहे हैं कि जल्द ही टीकाकरण उपलब्ध होगा तो ट्रायल में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है, जिसके कारण कोवैक्सीन नामक अब भारत बायोटेक के टीके के अंतिम चरण के ट्रायल को रोक दिया गया है। संस्थान को लगभग 1,500 वॉलेंटियर्स की आवश्यकता है। एम्स के समुदाय चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर और इस अध्ययन के प्रधान निरीक्षक डॉक्टर संजय राय ने कहा कि अब तक केवल 200 लोग ही प्राप्त हुए हैं, जबकि हमें ट्रायल के लिए 1,500 से 2,000 लोगों तक की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से आने वाले लोगों को प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है, जिसके बाद वो लोग ये कहकर मना कर रहे हैं कि जब टीका जल्द उपलब्ध होगा तो हम ट्रायल में भाग क्यों लें, जिसके लिए अब वो वॉलंटियर्स ढूंढने के लिए विज्ञापन, फोन कॉल और ईमेल का उपयोग करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को लेकर विश्वविद्यालय ने अंतिम ट्रायल के नतीजों को प्रकाशित किया है, जिसके अनुसार वैक्सीन मरीजों को 2 पूर्ण खुराक में लेने के बाद अधिक प्रभावी होगी। कोरोना वायरस के प्रतिबंधों के मध्य में श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के 36 मछुआरों को गिरफ्तार किया था, जिसके मद्देनजर डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन ने इस गिरफ्तारी की घोर निंदा करते हुए विदेश मंत्री से मछुआरों को वापस लाने की कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। भारत ने गुरुवार को कहा कि राजनयिक मछुआरों और उनकी नौकाओं को जल्दी रिहाई के लिए भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच संपर्क बना हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि 36 मछुआरों के पकड़े जाने की खबर हमें प्राप्त हुई और सरकार इस मुद्दे को उच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। इसके लिए हमने कोलंबो स्थित अपने उच्च योग और
जाफना स्थित वाणिज्य दूतावास के जरिए श्रीलंका की सरकार से संपर्क किया है। आगे उन्होंने कहा कि दोनों देश की सरकारें इस आवश्यक मानवीय विषय को उच्च स्तर पर सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं और इस विषय को मानवीय तरीके से हल करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी जो इस मुद्दे पर चर्चा करके हल निकालेगी। अमेरिका में ठंड का कहर दिखने लगा है। अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों में बर्फीले तूफान के कारण इस हफ्ते 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और मध्य अटलांटिक क्षेत्रों में सैकड़ों गाड़ियां दुर्घटना का शिकार हो गई हैं, जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा कारणों के मद्देनजर क्षेत्र की बिजली काट दी है, जिसके बाद 70,000 से ज्यादा लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। BWI मार्शल एयरपोर्ट पर स्पिरिट एयरलाइंस की फ्लाइट रनवे पर फिसल गई। हालांकि यात्रियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। गवर्नर एंड्रयू क्यूमो से प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों उड़ानों को रद्द किया गया है, तो वहीं 600 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। क्यूमो ने आगे बताया कि विंगमटन और नेवार्क वैली जैसी जगहों पर 40 इंच से अधिक बर्फबारी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट ABP 24 न्यूज लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।